हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का यूपी कांस्टेबल का जो परीक्षा है, आप लोग को 17 और 18 फरवरी को होना है और आज आप लोगों को 15 फरवरी है। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल अंतिम प्रहार वाला सेट जो बोला जाता है ना, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण आप लोग के परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके हो, जीएस हो, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आप लोगों के लिए एकदम क्विक रिवीजन आज हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर के साथ। तो चलिए, हम लोग बिना देर के हुए प्रश्नों को शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के लिए है कि सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है? सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो दोस्तों, ये आप लोग को हो जाएंगे, प्रवीण सूद हो जाएंगे। पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल, उनके जगह पर आ गए हैं प्रवीण सूद। तो आज हम लोग एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में 100 प्रश्नों को बिल्कुल 25 से 30 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि अब आप लोग के पास समय रहा नहीं है। और दोस्तों, यह जो सेट है आप लोग के लिए एकदम क्या बोले कि एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से ये ऑप्शन फेरिक क्लोराइड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? या आप लोग को मोहिनीअट्टम पूछ ले कि किस राज्य का ये नृत्य है, तो दोस्तों आप लोग के लिए ये केरल जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, एकदम बिल्कुल बिना रुके हुए दोस्तों, एकदम कम समय में आप लोग को 100 प्रश्न आज हम कराएंगे आप लोगों के लिए। और एक और सेट आप लोग के लिए मैं आज ही या कल तक दे दूंगा। और एक सेपरेट आप लोग के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेस जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी आप लोग के लिए उपलब्ध है। तो हिंदी, इंग्लिश, आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस और जीके की तो अनगिनत क्लासेस हमारे चैनल पर मौजूद है। आप लोग जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर अगर अभी तक हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए लगातार अपडेट मिलते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 4 नंबर है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गंगा जो हो जाएगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। पांचवा प्रश्न है आप लोग को, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों देखिए, पद्म विभूषण से ये प्रश्न है और ये करंट अफेयर का प्रश्न है और ये विज्ञान से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो आप लोग के लिए ये आयुष्मान खुराना बने हैं। एकदम बिल्कुल साथ में बने रहिए दोस्तों, एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये आप लोग के लिए एकदम ये रामबाण जो बोल रहे हैं बिल्कुल आप लोग के लिए साबित होने वाला है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आप लोग के लिए वीडियो है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 7वां नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों ये वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, या हॉट स्पॉट पूछे या विविधता का तप्त तप्त स्थल पूछे, ठीक है ना? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 9 नंबर है कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर, ये आप लोग के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और पांचवा खेलो जो यूथ इंडिया गेम 2023 हुआ है, इसका आप लोग का शुभंकर हो जाएगा ये आशा जो हो जाएगा, ये शुभंकर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 10 नंबर है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया नृत्य की बात की जाए दोस्तों, तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम से ये संबंधित है, असम से ये संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों को, ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 नंबर है आप लोग के लिए कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आप लोग के लिए होने वाले हैं। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र की बात की जाए तो ये आप लोग को 1858 में आया था, ठीक है ना, 1858 में। अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर आप लोग को प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, ये प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, खानवा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 14 नंबर है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ। विधवा पुनर्विवाह की बात की जा रही है तो ये आप लोग को लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 15 नंबर आप लोग के लिए प्रश्न है कि क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो आप लोग 100 प्रश्न देखेंगे, इसमें सभी टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने के मिलेंगे। और दोस्तों, आप लोग को जो 17 तारीख को परीक्षा होने वाली है, तो आज और कल में मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 सेट आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा दूं, जो कि बहुत ही इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोग को उस सेट में शामिल होने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि और आप लोग को सेट चाहिए क्या, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये लॉन टेनिस से ये संबंधित है, ठीक है ना। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 16 नंबर है कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और यह जो है श्रीलंका के ये उत्तर में है। अगर उत्तर दक्षिण पूछ दे तो ये श्रीलंका के उत्तर में है, ठीक है ना। जैसे अपना देश का ये नीचे भाग हो गया, ये हो गया, तो श्रीलंका की ये उत्तर में है। ये पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 17 नंबर है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और गर्म जलधारा पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये फ्लोरिडा जो है ये गर्म जलधारा है। बाकी ये किनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड जो है ये आप लोग को ये ठंडी जलधारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 18 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी की बात की जा रही है। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यानी कि पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी से संबंधित विज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 19 नंबर है कि सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से एस आर तेंदुलकर यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर, एस आर तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, ठीक है। तो ये इनको सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 20 नंबर आप लोग के लिए कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो मानव के क्रय विक्रय और बेगार मजदूरी कराने का प्रतिबंध जो लगाता है दोस्त मेरे, ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है, ठीक है ना, ये अनुच्छेद 23 से। तो लगातार आप लोग को इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को इस सेट में मिलते रहेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 21 नंबर है। देखिए यहाँ पर कुछ मैथ से भी क्वेश्चन एक दो हैं जो छोटे-छोटे हैं, जो पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में कि बाइनरी बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है। तो बाइनरी नंबर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निकालना जानते होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ट्रिपल वन, यानी कि 111 जो है ये बाइनरी में 7 की इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, ये 7 की इक्विवेलेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 22वां नंबर प्रश्न है कि भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी समुद्री मील आते हैं। या ये पूछ ले कि भारत की समुद्री सीमा कितनी मील है। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यानी कि 12 समुद्री मील जो है भारत का वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों, प्रश्न 23 नंबर है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये नियोन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीकन प्रकाश में ये नियोन जो है ये आप लोग को प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 24 नंबर है कि ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि जो है ईरान और ओमान को अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 25 नंबर है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो दोस्त मेरे, इसको कहा जाता है एस्चुरी
और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, जो कि डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 नंबर है कि रूहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? रूहेला युद्ध की बात की जा रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1774, 81, 61 और 1772। तो इसमें से सही ऑप्शन जो आप लोग के लिए हो जाएगा, रूहेला युद्ध की बात की जा रही है, तो ये 1774 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 नंबर है कि सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई सेव और नाशपाती में खाने योग्य भाग? तो ये होता है मांसल पुष्पासन जो होता है, ये सेव और नाशपाती में खाने योग्य जो है ये भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को ऐसे तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप लोगों को जनरल नॉलेज और या इससे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें साइंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग को ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या आप लोग को हिस्ट्री, सिविक्स यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या आप लोग को अर्थशास्त्र से भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्नों को थोड़ा सा कहीं इजी भी मैं कर दिया हूँ प्रश्नों को, कि कुछ इजी भी प्रश्न स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर इतना इजी इजी दे रहे हैं, ये तो नहीं पूछा। बिल्कुल भाई पूछ सकता है, ऐसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में लगी उष्मा को पूछा जा रहा है, और वह कहलाती है आप लोग को विशिष्ट उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये संसद जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न। प्रश्न 30 नंबर है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और यह जो चतुर्थ भाग है यानी कि चौथे भाग में जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 नंबर है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था ये? तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा यानी लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32 नंबर है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 14 प्रमुख बैंक जो है दोस्तों, ये 1969 में जो है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 33 है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की बात की जा रही है, और इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये 1957, 1957 जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं ज्यादा देर न लेते हुए आप लोग को लगातार प्रश्न और उसका उत्तर बताते चल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है एकदम बिल्कुल जबरदस्त साबित हो, और आप लोग के लिए ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मैच कर जाएंगे आपकी परीक्षा में, जो आप लोग को होने वाली है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 34 नंबर है कि दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है। दूध का घनत्व कैसे नापे जाते हैं भाई? तो यह जो होता है ये लैक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 नंबर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म का चयन करें। यहाँ पर बेमेल यहाँ पर चयन करना है, तो देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यह जो हो जाएगा बेमेल जो हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल की बात की जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये 1210.2 मिलियन जो है, ये आप लोगों को भारत की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस की बात की जा रही है, और यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 38 नंबर है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस
पहल नामक शुरुआत की है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि साहस पहल किसने शुरुआत की है, जो कि महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये तेलंगाना जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न आप लोग को है कि निखत जरीन किस खेल से संबंधित है। निखत जरीन का नाम मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुने होंगे, और यह जो है मुक्केबाजी से संबंधित है निखत जरीन। प्रश्न 40 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था, तो ये माता गुजरी जो है इनकी माता का नाम था। 41 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है डीवाई चंद्रचूड़ कहले या धनंजय वाई चंद्रचूड़ कहले। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह जो है ये बेगम हजरत महल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न 43 नंबर है कि नाबार्ड नाम है, नाबार्ड किसका नाम है भाई। तो यह जो है कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है, ठीक है ना। नाबार्ड जो है ये कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का नाम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 44 नंबर है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई, ये पूछ दिया जाए, या एलआईसी कह ले, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में ये हुआ था। 45 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जा रही है, तो यह जो नियंत्रण बोर्ड जो है इसके अधीन जो है स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46 नंबर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में किसने पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यह जो हो जाएगा लॉर्ड लीटन जो हो जाएगा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था। 47 नंबर प्रश्न है कि सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। सिमलीपाल की बात की जा रही है, तो यह जो हो जाएगा सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा ये उड़ीसा में हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि नए संसद भवन के डिजाइन को कौन से मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए सारा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए यह जो है वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को सपोर्ट इसी तरह करते रहिए, और वो सपोर्ट जो है मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कीजिएगा। अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो नए संसद भवन के आर्किटेक्ट जो हैं आप लोग को कौन हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे बिमल पटेल जो हो जाएंगे, ये नई संसद भवन के डिजाइन के मशहूर आर्किटेक्ट हैं। 49वां प्रश्न है आप लोग को कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है आप लोग को अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। 50वां नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो देखिए ये इकोनॉमिक से प्रश्न है, और यह जो होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है, ठीक है ना। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। 51 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि बैंकों में प्रयुक्त शब्द आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई बार आप लोग बैंक में जाते होंगे तो एनईएफटी, नेफ्ट और आरटीजीएस का नाम सुनते हैं। तो यहाँ पर आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो हो जाएगा, ये आप लोग को आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ये आप लोग को आयन के कारण होता है, ठीक है ना। धातु के तार में बात की जा रही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप में गाने का कितना समय लगता है। जन गण मन गाने को संपूर्ण रूप को गाने में कितना समय लगता है, तो ये आप लोग को लगता है 52 सेकंड जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न 54 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था जो फीडे जो है किससे संबंधित है, तो यह जो हो जाएगा शतरंज से आप लोग को संबंधित है। 55 नंबर प्रश्न है
कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन विधि जो है, ये कपूर को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है कि कौन सी यह धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यह एकमात्र धातु है मेरे भाई, यह जो है ब्रोमीन जो है, जो रूम टेम्परेचर पर भी ये आप लोग को लिक्विड फॉर्म में रहती है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 57 नंबर है कि पानी में फिटकिरी, इसको एलम भी कहा जाता है, मिलाई जाती है। किसके लिए मिलाई जाती है भाई? पानी में फिटकिरी किसके लिए मिलाई जाती है? तो ये सेडिमेंटेशन के दर को बढ़ाने के लिए जो है पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 58 नंबर है कि आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि जी किसे कहा गया है? आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि किसको कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है ना? कुछ हिंदी से भी प्रश्न मैं ले लिया हूँ, आप लोग को हिंदी से भी प्रश्न आप लोग को लिए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 59 है कि भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? तो भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, ये आप लोग को यूएसए में जो है स्थापित किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगले प्रश्न की ओर। 60वां नंबर प्रश्न है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष स्थान पर है? डिजिटल भुगतान के मामला में तो अपना देश जो भारत जो है, ये डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया के सबसे शीर्ष स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर। 61 है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? कांस फिल्म फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो बेस्ट एक्टर मिला था कोजी याकुसो को, जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया? कौन सा वो पड़ोसी देश है दोस्त मेरे? तो यह जो हो जाएगा म्यांमार, जो हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है अफीम का। 63 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए कि फ्रांस में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2023 में किया गया? तो यह जो है तिरुवल्लुवर जो है, इनका ये प्रतिमा का अनावरण जो है फ्रांस में किया गया, जो कि तमिल कवि थे और दार्शनिक थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 64 नंबर है कि जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये सब करंट अफेयर का आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, और यह जो है जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का शहर, ये सिएटल जो हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 65 नंबर है कि किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो ये क्वाड शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में आप लोग को ये नई दिल्ली में जो प्रस्तावित था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? तो इस टाइप का भी उल्टा पलटा प्रश्न पूछने का प्रचलन चल गया है परीक्षाओं में, तो दो चार प्रश्न इस टाइप के भी मैं रख दिया हूँ इस सेट में आप लोग को। तो ये 1.49 करोड़ जो है आप लोग को 22-23 में औसत जीएसटी संग्रहण हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता, ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीलम शरण गौर जो है, इनको ये अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए इसी तरह के एक से एक बढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग के लिए टोटल 100 प्रश्न आप लोग को इस सेट के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 68 नंबर है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? एशिया की हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जा रही है, तो ये आप लोग को चीन में लॉन्च हुई है। अगले प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न है 69, पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिमस्टेक के महासचिव बने हैं। ये पहला भारतीय है जो जो बिमस्टेक के महासचिव बने हैं, और उनका नाम है इंद्रमणि पांडे, जो है ये इनका नाम हो गया। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 70 नंबर है कि किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यह जो हो जाएगा, ये अफगानिस्तान जो हो जाएगा, अपना दूतावास जो है भारत में बंद करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 71 नंबर आप लोग के लिए है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा
किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की जा रही है और समवर्ती सूची जो है आप लोग को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 72 नंबर है कि विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी कब बनती है भाई? तो यह जो दो भ्रंशों के बीच जो घाटी बनती है उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर 73 नंबर प्रश्न है 73वां। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए तो यह जो है आप लोग को दोस्त ये 14 दिन का समय जो दिया जाता है राज्यसभा को धन विधेयक पारित करने के लिए। 74 नंबर प्रश्न है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, तो जीनेटिक्स आप लोग समझते ही हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ये आनुवांशिकता और विचरण का यह जो है ये अध्ययन जो है जीनेटिक्स कहलाता है। 75 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से तृतीय केंद्र यानी तीसरा केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम जो है भारती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 76 नंबर प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम एचपी ब्लावेट्स्की जो है ये इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। प्रश्न 77 नंबर है। देखिए अब उत्तर प्रदेश से आप लोग को 10-12 प्रश्न आप लोग को लगातार देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको परीक्षा में। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्त मेरे ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 78 नंबर है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यह जो मनाया जाता है ये 24 जनवरी को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश अपना मनाता है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न 79 नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का तो यह जो हो जाएगा आप लोग को पलाश जो हो जाएगा ये राजकीय पुष्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। 80 नंबर प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन यहाँ पर चार दिए गए हैं और इनमें से ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये 1866 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब तो प्रयागराज ये बोला जाता है, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न आप लोग को है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? तो दोस्त मेरे ये जो है 403 जो है ये विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 82 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए 82वां नंबर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? यह जो हो जाएगा प्रयागराज ही हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। प्रश्न 83 नंबर है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और नरोरा जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र नरोरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 84 नंबर है तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कौन से जिले में है? दुधवा नेशनल पार्क की बात की जा रही है तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा ये लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 85वां नंबर प्रश्न है कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह आप लोग को ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा प्रयाग जिसको इलाहाबाद भी बोला जाता है कुंभ मेला। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 86 नंबर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो सारा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोग के लिए पिटारा है ये और आप लोग को अगर इसी तरह आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके तो दोस्तों आप लोग के लिए 2-3 प्रैक्टिस सेट इसी तरह का और मैं करा दूंगा आप लोग को परीक्षा के पहले तक यानी कि 17 तारीख से पहले। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये गन्ना जो हो जाएगा प्रमुख नकदी फसल हो गया उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश से लगती है। 88वां नंबर प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए मेरे भाई
तो ये आप लोग को हो जाएगा वाराणसी में, ये विश्वनाथ मंदिर है। प्रश्न 89 नंबर है, 89वां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? बीएचयू की बात की जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1916 ईस्वी में किया गया। प्रश्न 90 है कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति या भारत में श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीस कुरियन जो हो जाएंगे, ये श्वेत क्रांति के पिता इन्हीं को कहा जाता है। अगले प्रश्न क्यों चलेंगे? 91 91वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? या इतना भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा 1920 जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। 92 नंबर प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसको एलुवियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलुवियल कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात की जाए तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 ठो है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। 94 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में क्या मिला रहता है दोस्त? तो यह जो है ये तांबा रहता है उसमें, ठीक है ना? तांबा सबसे ज्यादा रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। 95 नंबर प्रश्न है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है? लगभग में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरके का पीएच मान लगभग 3 के आसपास होता है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों? 96 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद की बात की जा रही है, तो ये ग्लूकोज जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है। अगले प्रश्न क्यों? 97 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या होता है? अगर परीक्षा में पूछ ले, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या होता है? यह जो होता है जल होता है, ठीक है ना? जल होता है। अगले प्रश्न की ओर। 98 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? पित्त का स्रावन कौन करता है दोस्तों? यह करता है यकृत करता है, ठीक है ना? यकृत करता है पित्त का स्रावन। 99 आज का 99वां प्रश्न, गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? यह जो है काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है ना? काइनेमेटिक्स जो है ये गति का अध्ययन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 100 नंबर प्रश्न आज का कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापमान मापता है क्या कहलाता है? अत्यधिक तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह जो है पायरोमीटर कहलाता है। तो दोस्तों 100 प्रश्नों को हम लोग लगभग ये 32 मिनट में देख लिए, लगभग नहीं 32 मिनट में देख लिए। और चलिए आज का होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता दूं क्या है आप लोग के लिए। तो यह होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग ये कितनी आप लोग की तैयारी है। आप लोग 100 प्रश्नों में से कितना को सही किए इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आशा करता हूं कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक और नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और मैं एक और आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट शानदार तरीके से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।